क्या और हम लोग जो पढ़ रहे हैं बी। तो क्या हाल चाल, विजय सर आ गए हमके पास पढ़ाने आप लोग का सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट आपका अपना लेखा शास्त्र। और सभी लोग जल्दी जल्दी आ जाओ क्लास पे, अपना क्लास शुरू हो गया और हम लोग जो पढ़ रहे हैं BRS यानी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, जिसको बैंक समाधान विवरण भी कहते हैं हिंदी में। हम लोग जो है इसके आज न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज ये सारी की सारी बातें सीखेंगे कि कैसे हमारा जो है ये होता है। लेकिन आज तो क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे, लेकिन हाँ क्वेश्चंस के पूरे मेथड जरूर समझ लेंगे, क्वेश्चन के पूरे पॉइंट्स और टॉपिक जरूर समझ लेंगे, जिससे आपको BRS यानी बैंक समाधान विवरण पत्र जो है एकदम अच्छे से एकदम बढ़िया से समझ में आ जाए। ठीक है, आज लेक्चर नंबर 2 है, दूसरे दिन ही आपके ऊपर न्यूमेरिकल्स का बम नहीं फोड़ेंगे, क्योंकि कल इसका जो है अगला लेक्चर जो आएगा उसमें न्यूमेरिकल सीखोगे और बढ़िया से जो है क्वेश्चंस लगाना आपको आ जाएगा। और आज के दिन ही अगर आप अच्छे से पढ़ लिए, वैसे तो हम लगातार कई बार इस चैप्टर को पढ़ाते हुए इस चीज को रिवाइज करेंगे, लेकिन अगर आज के दिन ही अगर सारी चीजों को अच्छे से पढ़ लिए, अच्छे से समझ लिए, तो समझ लो ये चैप्टर आपका तैयार, एकदम तैयार। ये बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है और जल्दी जल्दी आपको जो है सारी की सारी बातें समझ में आ जाएगा, अच्छे से सारी की सारी चीजें हो जाएगा। तो एक बार सभी लोग आ जाओ, पहले अपना अटेंडेंस दिखा दो, देखें यहाँ पर कितने कितने बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कौन कौन है। निहाल आलम, विशाल चौधरी, लक्ष्मी कुमारी, अंशिका त्रिपाठी, आरुषि कुमारी, और कौन कौन है जल्दी बता दो फटाफट। सब लोग अपना अटेंडेंस दे दो, और अटेंडेंस देने के लिए भी बोलते हैं, उसमें भी बताने बहुत से बच्चे। ठीक है, क्लास देखो स्थान विवरण इसका थोड़ा सा कैसी है। ठीक, और हम लोग पढ़ते हैं BRS को यानी बैंक समाधान विवरण को आज की क्लास में पढ़ते हैं। तो देखो पिछली क्लास में इस चैप्टर की शुरुआत हुई थी और इस चैप्टर की शुरुआत में हमने बहुत सी चीजें आपको, बहुत ही बेसिक बेसिक बातें भी हमने आपको सिखाया था। तो क्योंकि हम पढ़ाना स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा सा आप लोग से पूछ लेते हैं कि आप लोग को कितनी बातें याद है और कितनी चीजें आप लोग भूल चुके हो, पता तो चले। हम लोगों ने पढ़ा था बैंक समाधान विवरण इसका आशय। ठीक है, बैंक समाधान इसका आशय पढ़ा था, बैंक समाधान विवरण। तो कौन बताएगा बैंक समाधान विवरण क्या होता है? सर धंध ठंड बहुत बढ़ गई है ना? बढ़ गई है, लेकिन मेरे इस रूम में हमको एकदम ठंड नहीं लगता है, इसलिए देखो हम आज भी टी शर्ट में ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जितना भी ठंड पड़ जाए यहाँ पर यार ठंड ही नहीं लगता जिस रूम में हम पढ़ा रहे हैं। और नॉर्मली हमको बहुत ज़्यादा पसीना होने लगता है पढ़ाते पढ़ाते, पढ़ाते समय जोश रहता है, गर्मी रहता है। तो हमें जो है देखो हम आज भी जो है वही टी शर्ट पहन के पढ़ा रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो बता दो भाई जल्दी से, एक बार फटाफट बता दो सब लोग कि बैंक समाधान विवरण क्या है। बैंक समाधान विवरण क्या है बताओ, कौन बताएगा? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, कौन बताएगा? कौन बताएगा बैंक समाधान विवरण क्या है? बोल दो बच्चा, सभी लोग जल्दी। बैंक समाधान विवरण हमने पूछा। ठीक है, पासबुक एंड सेल्स बुक के प्रयोग से आय अंतर को दिखाता है। विशाल चौधरी एकदम आपने जो है बर्बाद कर दिया। एकदम आपने जो है लुटिया डुबा दिया यार, एकदम बर्बाद कर दिया। ठीक, आपने बताया लेकिन इतना गंदा बताया कि क्या ही बोले। सेल्स बुक को बना दिया, बताओ बैंक समाधान विवरण में सेल्स बुक कहाँ से आ गया? सर अंतर ज्ञात करने के लिए BRS बनाया गया है। एकदम सही। BRS बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, और जिसमें समाधान भी आपको हिंदी में दिख रहा है, तो ये समाधान के लिए बनेगा। किस चीज के समाधान के लिए? अंतर के समाधान के लिए। ठीक है, किस चीज के समाधान के लिए? अंतर के समाधान के लिए। किसका अंतर? दो चीजों का। एक हमारा जो कैश बुक में जो बैलेंस आता है बैंक का बैलेंस, ठीक है, कैश बुक के अंदर जो बैंक बैलेंस आता है, ठीक बात, कैश बुक के अंदर क्या आता है? अपना जो बैंक बैलेंस आता है, जो अब हम लोग बनाते हैं 2 खाने वाली रोकड़ बही में या 3 खाने वाली रोकड़ में बैंक का बैलेंस नहीं निकालते हैं। तो कैश बुक के अंदर जो बैंक बैलेंस आता है और दूसरा पासबुक के अंदर जो बैंक बैलेंस आता है, पासबुक में बैंक वाला एंट्री करता है तो उसके अंदर भी हमारा बैंक बैलेंस शो करता है। ठीक है, तो इन दोनों के बैंक बैलेंसेज में, है ना बात, इन दोनों के बैंक के शेष में, बैंक बैलेंस में यदि जो अंतर होता है, ठीक है, यदि जो अंतर पाया जाता है तो उसी अंतर के समाधान के लिए हमारा BRS बनता है। यही बात हम बताएं यार, कैसे भूल जाते हो, कैसे भूल जाते हो बताओ? सर गलती से गलत टाइप हो गया था, कोई बात नहीं, चलो। तो मतलब आपके बोलने का मतलब सही था, बस गलती से थोड़ा सा सेल्स बुक लिखा गया कैश बुक की जगह, चलो ठीक है। अब अगर आपने ये बात बता दिया कि ये होता है बैंक समाधान विवरण, तो एक बार जल्दी से आप लोग ये भी बता दो कि बताओ ये पासबुक जो है इसका बैलेंस क्या होता है? हमने बोला था एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। तो पासबुक का शेष क्या होता है बताओ? शेष, बैलेंस,
पासबुक का शेष यानी बैलेंस क्या होता है? बताओ, डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? जल्दी से बताओ। पासबुक का बैलेंस यानी शेष जो है डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? बता दो, बोलो बोलो, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ। ठीक है, रवि का राणा ने भी सही बताया, का शेष क्रेडिट होता है। ठीक, पासबुक और बहुत बढ़िया साक्षी, पासबुक का शेष क्या होता है? पासबुक का शेष क्रेडिट होता है। ठीक है, अब बताओ इसी तरह जो हमारा कैश बुक है, इस कैश बुक का शेष क्या होता है? कैश बुक का अपना शेष क्या होता है बताओ? शेष का मतलब बैलेंस। कैश बुक का शेष क्या होता है? पासबुक का शेष क्रेडिट होता है, ना कि डेबिट होता है। ठीक है, पासबुक का शेष क्या होता है? क्रेडिट होता है। और कैशबुक का शेष क्या होता है? तो कैशबुक का शेष होता है डेबिट। ठीक है, बिल्कुल, ये याद करने के लिए हमने बोला था भूलो मत, रिवाइज इसीलिए करा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद होना चाहिए। दूसरी बात बता दो कि हमारा जो पासबुक है उसका अधिविकर्ष क्या होता है? अधिविकर्ष, अधिविकर्ष उसका क्या होता है बताओ? अधिविकर्ष को हम लोग कहते हैं ओवरड्राफ्ट। पासबुक का ओवरड्राफ्ट क्या होता है? डेबिट की क्रेडिट? अधिविकर्ष का शेष क्या होता है? डेबिट की क्रेडिट? पासबुक के पासबुक के अधिविकर्ष क्या होते हैं? ठीक है, पासबुक के अधिविकर्ष क्या होते हैं? ओवरड्राफ्ट क्या होते हैं? तो पासबुक के अधिविकर्ष यानी ओवरड्राफ्ट क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। बिल्कुल सही है, डेबिट होते हैं। ठीक है, अब इसी तरह बता दो हमारे जो कैश बुक है, इस कैश बुक का हमारा अधिविकर्ष यानी ओवरड्राफ्ट क्या होता है? कैश बुक का अपना अधिविकर्ष यानी ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ठीक है, कैश बुक का अपना अधिविकर्ष यानी ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बताओ, जल्दी बता दो। कैश बुक का अपना अधिविकर्ष यानी ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बोलो 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 बोलो। कैश बुक का अधिविकर्ष यानी ओवरड्राफ्ट क्या होता है? तो अपना जो कैश बुक है उसका अधिविकर्ष यानी ओवरड्राफ्ट क्या होता है? वो होता है क्रेडिट। ठीक है, वो होता है क्रेडिट। डन है, ये बातें याद हो गया, याद रहेगा, यही बात हमने बोला था ना याद करने के लिए। और जो शेष होता है वो पॉजिटिव फिगर होता है, जो अधिविकर्ष होता है वो निगेटिव फिगर होता है, यानी पासबुक का क्रेडिट शेष का मतलब पॉजिटिव फिगर। ठीक है, और पासबुक का डेबिट शेष का मतलब निगेटिव फिगर। ठीक, अगर पासबुक में किसी चीज के लिए क्रेडिटेड बोलता है मतलब पैसा जमा हुआ है, और पासबुक में अगर किसी चीज के लिए डेबिटेड बोलता है यानी पैसा निकल गया है। उसी तरह अगर कैशबुक में बोला जाए, अगर कैशबुक की बात किया जाए, ठीक है, अगर कैशबुक की बात किया जाए, अगर वो बढ़ने के लिए बोलता है तो वो डेबिटेड होता है, ये पॉजिटिव फिगर है, और क्रेडिट बोला जाए तो वो क्या है? निगेटिव होता है। तो ये सब बातें हमने आपको पिछले क्लास के दौरान समझाया था, अच्छे तरीके से बताया था। ठीक है, सब लोग को ये बात याद है? पिछली क्लास में हमने ये भी स्टार्ट किया कि रोकड़ बही और पासबुक में अंतर के कारण, ये हम पढ़ा रहे थे, लेकिन हमने जो है इसको आगे लेकर के चर्चा नहीं किया, आगे हम बढ़े नहीं, रुक गए, क्योंकि आप लोग के बहुत से मन की जो दुविधाएं थी उसको हमने दूर किया। जैसे हमने पिछले क्लास में ये भी बताया था कि क्यों क्यों आपके बैंक में जब पैसा जमा होता है तो वहां पे जो मैसेज आता है वो क्रेडिटेड लिख करके आता है, क्योंकि हमने बताया था कि बैंक में जो एंट्री होता है वो पासबुक में जो एंट्री होता है बैंक वाला, वो हमारा पैसा उसके पास लाइबिलिटी की तरह होता है, तो यहाँ पे लाइबिलिटी का रूल लगता है, और हमारे पास जो हमारा पैसा होता है वो हमारे लिए एसेट्स होता है, तो यहाँ पे एसेट्स का रूल लगता है। तो लाइबिलिटीज रूल की वजह से क्रेडिट बैलेंस शो करता है, एसेट्स रूल की वजह से डेबिट बैलेंस शो करता है, और दोनों का अपना उसी हिसाब से पॉजिटिव और निगेटिव चलता रहता है। ठीक है, तो ये सब के सब बातें हमने जो है पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था, उम्मीद करते हैं अब याद रहेगा, भूलिएगा नहीं। आज की क्लास में क्या है? आज की क्लास में हमारा ये बात हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमारा रोकड़ बही और पासबुक में शेषों में अंतर के क्या कारण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, बढ़िया से देखना है, बढ़िया से समझना है, और लेकर के आगे बढ़ना है। ठीक है, ठीक, चलो, अंतर के कारण को हमने बोला था सीबी और पीबी करके समझाने के लिए, और आप लोग को होमवर्क भी दिया था कि बेटा सभी लोग जो है अंतर के कारण पढ़ के आना, खुद से जितनी बातें हो समझ में उतना समझ के आना। ठीक है, पढ़े होगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े होगे तो क्या होगा? मेरे ऊपर बोझ होगा, हमको समझाने में ज्यादा मेहनत लगेगा। पढ़े होगे तो एक बार में फटाक से समझ में आ जाएगा, और आप लोग का जो है आप लोगों को बेहतर तरीके से दिमाग में बैठ जाएगा बातें। ठीक है, जो पढ़ के आते हैं उनको ज्यादा समझ में आता है ना बात?
तो देखो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला यहां पर बोलता है कि रोकड़ बही के बैंक शेष तथा पासबुक के शेष के अंतर के कारण में जो सबसे पहला पॉइंट है वो चेक निर्मित किए किंतु भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। इंग्लिश सबका लिखते चलना है, हमने बताया था, क्योंकि हम लोग जो है क्वेश्चन के सॉल्व करते समय इंग्लिश में ही लिखते हैं। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये हमने आपको इसका बताया था इंग्लिश, और हमने इसको समझाया भी था कि कौन सा चीज कहां पे बढ़ेगा कहां पे घटेगा, ठीक है। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, आपको हमने दो ऑप्शन इस तरह से समझाया था, सीबी और पीबी करके आपको कॉलम बना के हमने बताया था। सीबी का मतलब हमने क्या समझाया था, सीबी का मतलब होता है कैश बुक, सीबी का फुल फॉर्म क्या है, कैश बुक, तो बार बार भूलना मत और बार बार पूछना मत। सीबी का मतलब हो गया कैश बुक और पीबी का मतलब क्या हो गया, पीबी का मतलब हो गया पासबुक, ठीक है, बात समझे। और अगर हम कैश बुक की बात कर रहे हैं, है ना बात, अगर हम कैश बुक की बात कर रहे हैं तो इसमें लेखा कौन कर रहा है, तो ये आप अपने आप को मानो, इसमें लेखा आप कर रहे हो, ठीक है, ओनर, ओनर मतलब व्यापार का मालिक। और पासबुक, पासबुक में लेखा कौन कर रहा है, तो पासबुक में लेखा कर रहा है बैंक, तो इसको बैंक मान लो, ठीक है। इस प्रकार से अब यहां पे जो क्वेश्चन कह रहा है कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इसका फर्क कहां पड़ेगा, तो हमने एक लॉजिक और समझाया था कि अगर हमारा कैश बुक में बढ़ेगा तो वो चीज पासबुक में घटेगा, अगर हमारा कोई चीज पासबुक में बढ़ेगा तो वो चीज कैश बुक में घटेगा। तो इस चीज का कहां असर पड़ेगा कि चेक निर्मित किए लेकिन भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए, चेक आपने निर्मित किया काट के दिया लेकिन वो भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ है, तो बताओ कहां पे बढ़ेगा कहां पे घटेगा, जल्दी से बता दो, कहां पे बढ़ा रहेगा कहां पे घटेगा, बता दो, बोलो, इस चीज का प्रभाव कहां पड़ेगा, इस चीज को हमने पिछले क्लास में बताया तो इसलिए आपसे पूछ रहे हैं, बताओ कहां बढ़ेगा कहां घटेगा। कहां बढ़ेगा कहां घटेगा हमने ये चीज बताया है पिछले क्लास में, और खुशी मैम ने जो बोला है उस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिए, उन्होंने साफ साफ बोला है कि लेक्चर पे फोकस करने के लिए, तो थैंक यू सो मच खुशी मैम मेरा सपोर्ट करने के लिए, और आप लोग जो है प्लीज ध्यान दीजिए मैम जो बोल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर होगा कैश बुक में जो है क्या होगा, माइनस होगा, पासबुक में प्लस होगा, कैश बुक में प्लस होगा, पासबुक में माइनस होगा, बैंक बढ़ेगा, पीबी में बढ़ेगा और सीबी में घटेगा, सीबी प्लस होगा, कैश बुक प्लस, बैंक माइनस, सब के सब जो है लिख रहे हैं, और इधर का उधर इधर का उधर इधर का उधर आ रहा है, कुछ लोग सही होंगे तो कुछ लोग गलत होंगे, जाहिर सी बात है क्योंकि दोनों ऑप्शन चल रहा है, दोनों ऑप्शन चल रहा है, दो ही चीज हो सकता है और दोनों चीज बच्चे बता रहे हैं, तो किसी ना किसी का सही होगा किसी ना किसी का गलत होगा। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली अपने आप को रखो वहां पे तब समझो। अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें भले ही आपके जेब में 1 रुपया ना हो लेकिन आप हिसाब किताब हजारों लाखों की करते हो, ठीक है। और एक सच्ची घटना हम आपको बता रहे हैं, हम जब पढ़ते थे अपने क्लास 11th में, तो मेरे एक अकाउंटेंसी के टीचर होते हुआ करते थे, तिवारी सर हम लोग बोलते थे, उनका पूरा नाम हमको याद नहीं आ रहा अभी, तिवारी सर हम लोग कहते थे, क्योंकि हमेशा सब लोग तिवारी सर बोले इसलिए अभी तक नाम वही तिवारी सर दिमाग में, पूरा नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो जो है क्या थे ना, वो बहुत एजेड थे और उनकी रिटायरमेंट का टाइम चल रहा था, तो उनकी रिटायरमेंट का टाइम चल रहा था, अब वो अकाउंट्स के टीचर थे तो जाहिर सी बात है उन्होंने भी अपना कॉमर्स पढ़ा होगा, तो वो उस समय कॉमर्स पढ़ रहे थे जिस समय कॉमर्स भारत में बहुत ही गिने चुने लोग पढ़ते थे, सीरियसली। अभी भी कॉमर्स चले जाओ जो दूर दराज के गांवों में, ठीक है, तो वहां लोग कॉमर्स नहीं जानते कि कॉमर्स नाम का भी कोई सब्जेक्ट होता है, वाणिज्य नाम का भी कोई सब्जेक्ट होता है, अभी तक सोचो 2025 में ये हालत है, और हम जबकि घटना बता रहे हैं वो 1970 उत्तर के आसपास की घटना बता रहे हैं, ठीक है। तो उस समय जो है, उस समय ज्यादा लोग कॉमर्स के बारे में जानता नहीं था, ठीक है। हम अपना खुद का बात बताया जाए, हम 9th में ऑप्शनल सब्जेक्ट में कॉमर्स लिए थे, तो हम अपने नानी गांव गए थे, तो वहां पे हमको समझाते सर पटकने की नौबत आ गई थी कि हम ऑप्शनल में कॉमर्स लिए हैं, बताते रह गए कि कॉमर्स तो क्या, साइंस नहीं कॉमर्स, अच्छा कला नहीं वाणिज्य, अच्छा विज्ञान, करते रह गए सब कला विज्ञान कला विज्ञान, हम बोले नहीं कला और विज्ञान दोनों, वाणिज्य, ठीक है, ऐसा होता था। आप लोगों के साथ भी शायद ऐसा होगा, है ना बात, आप लोगों को भी यह बात जरूर मिलेगा। तो हम उस समय की बात बता रहे हैं, हमारे जो तिवारी सर थे वो अपने गांव में, क्योंकि देखो उस समय इंडिया का ज्यादातर हिस्सा गांव ही था, शहर बहुत गिने गुने चुने थे जो महानगर टाइप के थे, वही सब गिने चुने शहर थे, ठीक है। ज्यादातर इंडिया का जो हिस्सा कर रहे थे, तो में पढ़ने वाले 11-12 सुन लिया तो हमको लगा बड़ी कॉल आया मैसेज आया, आके किसी को जेब में से देखना पड़ेगा,
ठीक, आपको कहोगे आपने चेक, हम लोग बात करते हैं तो बोल रहा है चेक जो निर्मित किए किंतु भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए, तो जब चेक काट करके दिया गया, ठीक है, जब चेक काट करके दिया गया किसको, किसी व्यक्ति को, तो आप बताओ आपके सामने क्या होगा, आपके लिए क्या होगा, आपका पैसा बढ़ेगा कि घटेगा, क्या मानोगे, जल्दी से बताओ, आप क्या मानोगे, ठीक है। बोलो। आर्यन कश्यप बोल रहा है कि जो है हमारे यहाँ अंबानी का कॉल आया था, ठीक है, बता दो जल्दी से, आप जब चेक काट करके देते हो तो आप क्या मानते हो अपने यहाँ, बोलो, आप जब चेक काट करके देते हो तो आप अपने यहाँ क्या मानते हो, पैसा बढ़ना कि घटना, क्या मानोगे जल्दी से बताओ, उसी हिसाब से आप एंट्री कर पाओगे, वरना आपको ये सब समझने में बड़ी दिक्कत होगा, प्रैक्टिकली पूरा समझना है। तो भाई जब चेक काट के दिए, यानी आपने चेक किसी को दिया, तो आप ये नहीं मानोगे मेरा पैसा चला गया, यही मानोगे कि नहीं। तो इसीलिए क्या होगा, आप कहां एंट्री करते हो, कैश बुक में, इसलिए कैश बुक में माइनस होगा, समझे, चेक काट कर दिया तो इसलिए क्या होगा, कैश बुक में माइनस होगा, और बोला भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ, यानी बैंक के पास पहुंचा ही नहीं, तो बैंक के पास पहुंचा ही नहीं, यानी बैंक में क्या रह गया, बड़ा रह गया, यहां माइनस तो यहां प्लस, हमने बताया, ठीक। समझ में आया, ये वाला अभी समझ में आया ना। अब सेम ऐसे ही प्रैक्टिकली आप यहां पे समझो, इसको बता दो क्या होगा, बोल रहा है क्या, चेक जो बैंक में संग्रह के लिए जमा कराए किंतु संग्रह नहीं हुए, मतलब क्या हुआ है, चेक सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, ठीक है, चेक सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, चेक सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, ठीक है, ये बता दो कि चेक बैंक में संग्रह के लिए जमा कराएं परंतु संग्रह नहीं हुए, इसका क्या होगा, जल्दी बताओ, इसका बताओ क्या होगा, कहां जुड़ेगा कहां घटेगा, खाली माइनस लिखने से काम नहीं होगा, कहां प्लस कहां माइनस, इसका मतलब देखो ये हो रहा है कि चेक सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, यानी आपने चेक को बैंक में जमा करने के लिए रख दिया, बट नॉट कलेक्टेड यानी वो जमा नहीं हुआ, अब बताओ ये कहां पे जुड़ेगा कहां पे घटेगा, सीबीपीबी बताओ, सीबीपीबी में क्या होगा, कहां जुड़ेगा कहां घटेगा, सीबी में बढ़ेगा पीबी में घटेगा, आज मेरा खाना कैसे हजम होगा, अमित सिंह को क्या हो गया यार, खाना ही नहीं हजम हो रहा है, कैश बुक में घटेगा पासबुक में प्लस होगा, कैश बुक में माइनस होगा पासबुक में प्लस होगा, कैश बुक में माइनस पासबुक में प्लस, ठीक है, कैश बुक में माइनस पासबुक में प्लस, सब यही बोल लो, वाह यार, चेक सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, आपने बैंक में पैसा जमा करने के लिए भेजा पर वो जमा नहीं हुआ, तो भाई आप जब चेक बैंक में जमा करने के लिए भेजोगे तो आपको यही लगेगा ना कि पैसा बढ़ गया, गजब हाल है यार, आप यही ना सोचोगे कि आपका पैसा बढ़ गया, आपने जमा कर लिया, आप जब चेक बैंक में भेजोगे पैसा जमा करने के लिए तो आप यही ना मानोगे कि आपका पैसा जमा हो गया, आपका पैसा बढ़ गया, लेकिन वहां पर क्या है, वहां पे वो जमा ही नहीं हुआ बैंक में, तो बैंक में जमा नहीं हुआ इसलिए बैंक में घटा रह गया, उल्टा बता रहे हो आप लोग, अभी भी नहीं समझ में आया, बोलो, उल्टा बता रहे हो, जस्ट उल्टा बता रहे हो भाई, चेक बैंक में जमा करने के लिए जैसे ही भेजोगे तो आप क्या करोगे, आप तो यही ना करोगे कि हाँ यार हमारा पैसा बैंक में जमा हो गया, आप अपने यहाँ बढ़ा दिए, लेकिन वहां क्या हुआ, वहां बढ़ा ही नहीं, वहां घटा रह गया, समझे। ठीक, चलो नेक्स्ट बात देखो, नेक्स्ट बात देखो, अगला बोलता है क्या कि चेक जो ग्राहक को दिया किंतु तिरस्कृत हो गया, चेक जो ग्राहक को दिया किंतु तिरस्कृत हो गया, ठीक है, तो चेक इशूड बट डिसऑनर्ड, चेक इशूड ग्राहक को देने का मतलब निर्मित करना, बट डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड का मतलब अनादरित, अनादरित का मतलब होता है कि उसका पैसा बैंक देने से मना कर दिया, ठीक है, चेक इशूड बट डिसऑनर्ड, यानी अब इसका सीबीपीबी जब देखो, तो आपने चेक ग्राहक को दिया, आपने किसी ग्राहक को काट करके चेक दिया, लेकिन वहां जब वो ग्राहक वो चेक लेकर के बैंक में गया तो बैंक वाला उसका भुगतान करने से मना कर दिया कि हम नहीं देंगे पैसा, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ठीक है, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, आपने चेक ग्राहक को काट कर दिया, लेकिन वो ग्राहक जब बैंक में उस चेक लेकर के गया तो बैंक वाले ने उसका भुगतान करने से मना कर दिया, तो बताओ कहां पे जुड़ेगा कहां पे घटेगा, बताओ कहां पे जुड़ेगा कहां पे घटेगा, अंशिका सिंह क्या हो गया, आप रिकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है देख लीजिएगा, लेकिन हुआ क्या, ठीक है,
बहुत बढ़िया। कहां होगा भाई? चेक को इशू करते ही, ठीक है, चेक को इशू करोगे तो अपने आप समझो कि यहां पे यार माइनस होना है पक्का। चेक काट कर देने का मतलब माइनस होना है, ठीक है, बात समझे। और लेकिन वहां पर क्या हुआ, वहां पर जब भुगतान करने के लिए प्रस्तुत किया गया तो बैंक ने पेमेंट करने से मना कर दिया, यानी बैंक में पैसा घटा नहीं तो बैंक में पैसा बढ़ा ही रह गया, ठीक है। अपने यहाँ घटा दिए थे काट कर देने से, लेकिन वहां पे क्या हुआ, वहां पे बढ़ा ही रह गया, ठीक। तो यहां पर क्या होगा, सीबी में माइनस और पीबी में प्लस। बोलो यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? धीरे धीरे चल रहे हैं, ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट हैं, पूरा आज की क्लास में देखना है। यहां तक समझ में आया? बताओ, यहां तक समझ में आया? किसी को कुछ आया तो अच्छे से एकदम रूल लगा। तो यहां पर क्या होना है, यहां पर जो अंश जो है 93% बच्चों को समझ में आया, ठीक है। समझ में आया तो अच्छे से एकदम रूल लगाना, ठीक है। सब लोग बढ़िया से नियम कानून लगा के जो है चलना, और देख लेते हैं किसी का कोई डाउट आउट तो नहीं है। ऐसे ही यही जो पॉइंटर है ना, यही पॉइंटर आपको बार बार न्यूमेरिकल्स में मिलता रहेगा, तो इसीलिए सब समझ में आना चाहिए। गुरु जी एक बार समझा दीजिए, समझ नहीं आ रहा है प्लीज। तो वही तो समझा रहे हैं, ठीक है। जी सर, मेरे विलेज में भी 90% लोग कॉमर्स नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं एक कोने में रहता हूँ, बिहार, किशनगंज नेपाल बॉर्डर से। हाँ, किशनगंज नेपाल बॉर्डर में आप रहते हो, बिहार में, समझ गए, ठीक है। और हो सकता है वहां पे नहीं आ रहा हो, क्योंकि हम बता रहे हैं लेकिन बहुत सा ऐसा जगह है जहाँ पे कॉमर्स के बारे में लोगों को नहीं पता। सर मेरे स्कूल में एडजस्टमेंट पढ़ाया जा रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, और ये एनुअल एग्जाम में आया, फरवरी में होगा एग्जाम। कंफर्म आएगा साक्षी, अभी हम लोग भी तो 2.0 का आप लोग पढ़ रहे हो ना, तो 1.0 में हम लोग पढ़ तो रहे हैं, एडजस्टमेंट पे जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फरवरी में एग्जाम है ना, उससे पहले ही कोर्स कंप्लीट होगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको पूरा एकदम बकायदा समझ में आएगा, तो आइएगा जब उस वाले क्लास में तो आपको समझ में आएगा। सर आप कहाँ से पढ़ा रहे हो? हम जो है बनारस से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद। अगला देखो, नेक्स्ट बात हम लोग करें तो बोलता है क्या कि चेक जो संग्रह के लिए बैंक भेजा किंतु तिरस्कृत हो गया। ये भी वैसे ही सिमिलर सिमिलर पॉइंट है, बार बार आप लोग जो गलत कर रहे हो, ध्यान समझना। यहां पे क्या हुआ, चेक जो संग्रह के लिए बैंक में भेजा, तो चेक सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, ठीक है, चेक सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक फॉर कलेक्शन, ठीक है, बट डिसऑनर्ड, यानी कलेक्ट नहीं हुआ। भाई डिसऑनर्ड मतलब अनादरित हो गया, यानी कलेक्ट नहीं हुआ। तो जैसे यहां पे था ना, चेक सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, बस वही कॉन्सेप्ट यहां भी है कि आपने चेक बैंक में जमा करने के लिए भेजा, तो आपने चेक को बैंक में जमा करने के लिए भेजा कि भाई हमारा पैसा बैंक में बढ़ जाएगा, लेकिन उसने क्या हुआ, बैंक में वो डिसऑनर्ड हो गया, यानी बैंक ने उसे जमा करने से मना कर दिया। बताओ क्या होगा, बढ़ेगा कहां, घटेगा कहां? आपने चेक को बैंक में जमा करने के लिए भेज दिया है, ठीक है, लेकिन बैंक ने उसे जमा करने से मना कर दिया, तो कहां पे बढ़ेगा कहां पे घटेगा? सोच समझ के आंसर दो। देखो तुक्का मारने से चलेगा नहीं, तुरंत तुक्का मत मारो, ठीक है, सोच समझ के आंसर दो, तब सही होगा। तुक्का मारोगे तो भाई गलत होगा ही। अकाउंटेंसी है ये, ठीक है, खिलवाड़ नहीं है। आराम से सोच समझ के आंसर दो, ठीक, अपने आप समझ में आने लगा, सही होने लगा। चेक सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन जब भी होगा, यानी चेक को आप बैंक में जब भी संग्रह के लिए भेजोगे, तो भाई आप अपने यहाँ यही ना समझोगे कि आपके यहाँ बढ़ गया, यानी कैश बुक में बढ़ेगा, घटने की बात कहां से आ गई, कैश बुक में बढ़ेगा। और बस लेकिन वहां पर बैंक ने उसे अनादृत कर दिया, तिरस्कृत कर दिया, उसे जमा करने से मना कर दिया, तो कहां पे नहीं जमा हुआ, बैंक में नहीं जमा हुआ, तो बैंक में घट गया। ये होगा सीबी में प्लस पीबी में माइनस, ठीक है। तो थोड़ा सा कंट्रोल दिमाग से समझो, और जो है सही से आंसर दो। हड़बड़ी नहीं करना है कि हम जल्दी आंसर देंगे ना, जल्दी का कोई यहां पे सवाल नहीं है, यहां पे सही का बात है। पहले सही आंसर दो, फिर जाके जल्दी देने की कोशिश करना, ठीक है। ये नहीं कि जल्दी के चक्कर में बार बार गलत कर रहे हो, पहले सही आंसर देना सीखो, फिर जाके जल्दी आंसर देना सीखना, ठीक। नेक्स्ट बात देखो, अगला बोलता है क्या कि चेक जो संग्रह के लिए बैंक भेजा किंतु रोकड़ बही में नहीं लिखा गया। अब समझो, चेक बैंक में संग्रह के लिए भेजा गया, लेकिन अब रोकड़ बही में यानी कैशबुक में लिखा ही नहीं गया है। ध्यान से सोचना क्या होगा, ठीक है। चेक सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, ठीक है, चेक सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, फॉर कलेक्शन बट नॉट इंटर्ड इन कैश बुक। नॉट इंटर्ड, इंटर्ड मतलब वही कि उसमें लिखा नहीं गया, प्रविष्टि नहीं हुआ।
बताओ क्या होगा, कहां पे बढ़ेगा कहां पे घटेगा? इसका जो जवाब दे दिया मान जाएंगे भाई उसको, ये भाई विद्वान आदमी है। चेक सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट इंटर्ड इन कैश बुक, लिखा ही नहीं गया कैश बुक में, ठीक है। बहुत बढ़िया, इस बार जो है आप लोगों ने सही आंसर दिया, एकदम दिल खुश हो गया। अब साफ साफ बोला कि कैश बुक में लिखा ही नहीं गया, जहां लिखा नहीं गया वहां पे तो बढ़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन जब चेक बैंक में जमा करने के लिए भेजा यानी बैंक में बढ़ गया, तो बैंक में बढ़ गया, लेकिन कैश बुक में लिखा नहीं गया तो कैश बुक में क्या रह गया, घटा रह गया, ठीक है। तो ये बात हो गया, तो एकदम सही बोला आप लोगों ने, सीबी माइनस और पीबी प्लस, ठीक है। तो जिन्होंने ये बोला एकदम बढ़िया है, ठीक है। बात समझ में आ गया। हाँ, आज वाईटी पे वन शॉट आने वाला है आप लोगों का, जनरल का रिवीजन आप लोग कर लेना। नेक्स्ट हमारा देख लो, नेक्स्ट बोला चेक जो रोकड़ बही में तो लिखा गया किंतु बैंक भेजने से रह गया। चेक जो है रोकड़ बही में लिखा गया लेकिन बैंक भेजने से रह गया भाई, ठीक है। अब बताओ, ठीक, चेक जो रोकड़ बही में लिखा गया किंतु बैंक भेजने से रह गया, ठीक है। चेक्स did not send to bank, did not send to bank for collection, send to the bank for collection, but entered in cash book। अब यहां पे जस्ट उल्टा, इसके जस्ट उल्टा काम है। यहां पे क्या हुआ कि एंट्री नहीं हुआ कैश बुक में, यहां पर क्या हुआ, एंट्री तो कैश बुक में कर दिया लेकिन भेजवे नहीं किया, भेजना भूल गया और लिख दिया है, ठीक है। तो बताओ यहां पर क्या होगा, सीबीपीबी में कहां जुड़ेगा कहां घटेगा, बताओ बताओ। बहुत बढ़िया, सही है भाई। देखो कैश बुक में लिख दिया यानी कैश बुक में बढ़ा दिया, लेकिन बैंक भेजने से ही भूल गया तो बैंक में क्या हो गया, घटा रह गया। एकदम सही आप लोगों ने बोला, ठीक है। तो यहां क्या हुआ, यहां पे उल्टा काम हो गया। अब अगला बोला बैंक द्वारा दिया गया ब्याज। अब बैंक द्वारा दिया गया ब्याज, इसका मतलब क्या है आप समझो बढ़िया से। ब्याज का कॉन्सेप्ट, ब्याज दो प्रकार का होगा, ठीक है। एक होता है जमा पर ब्याज, समझना, एक होता है जमा पर ब्याज और दूसरा होता है अधिविकर्ष पर ब्याज। अब क्या होता है ये दोनों, इसको बढ़िया से समझो भाई। एक होता है जमा पर ब्याज, दूसरा होता है अधिविकर्ष पर ब्याज, दो प्रकार का ब्याज है, ठीक। अब समझने वाली बात यह है कि जो हमारा जमा पर ब्याज है ना बात, जो हमारा जमा पर ब्याज है वो क्या हो रहा है, वो बैंक हमें देता है, बैंक द्वारा दिया जाता है, ठीक है, बैंक द्वारा दिया जाता है, ठीक है। अगर बैंक द्वारा दिया जाएगा तो ये बात कंफर्म है कि आपका पैसा कहां होगा, आपका पैसा पासबुक में बढ़ेगा, ठीक है। बैंक आपको अगर ब्याज देगा तो आपका पैसा पासबुक में बढ़ेगा, ठीक है। और इसी ब्याज के लिए हमेशा जो वर्ड होगा वो वर्ड होगा क्रेडिटेड। पैसा बढ़ने बैंक को क्या कहते हैं, बैंक में पैसा बढ़ने का मतलब क्रेडिटेड, है ना बात, पॉजिटिव होता है ना क्रेडिट बैंक में, तो बैंक में पैसा बढ़ना है मतलब क्रेडिटेड, ठीक है। और अधिविकर्ष पर ब्याज, अधिविकर्ष एक प्रकार का ऋण है। अधिविकर्ष क्या है, जब भी आप जमा से ज्यादा बैंक से निकाल लेते हो उसे अधिविकर्ष कहते हैं। जैसे अगर बैंक में आपने 10,000 जमा किया और आप 12,000 रुपए निकाल लेते हो, तो आपने 10 से ज्यादा कितना, 2,000 ज्यादा निकाल लिया, 12,000, 2,000 ज्यादा निकाला, तो 2,000 का रुपया क्या है, वो आपका अधिविकर्ष है, ठीक है। 2,000 रुपया अधिविकर्ष है। आप बोलोगे सर हमने तो आज तक नहीं देखा ऐसा, बैंक वाला हमें जो है कभी नहीं देगा, हम लोग जितना जमा करते हैं बैंक वाला उतना ही नहीं निकालने देता है। बहुत जगह तो ये भी नियम होता है कि मिनिमम अकाउंट बैलेंस रखो, मतलब अपना पूरा पैसा भी हम लोग नहीं निकाल पाते, आप बोल रहे हो कि जमा से ज्यादा निकाल लो, ऐसा होता है क्या? ऐसा बिल्कुल होता है, केवल और केवल चालू खाता धारक को मिलता है। और चालू खाता धारक में कौन चालू खाता धारक होता है, जो होता है व्यापारी, जो होता है सम्मानित व्यापारी, बैंक में जिनका लेन देन ज्यादा होता है उनके पास ये सुविधा होता है कि वो जमा से ज्यादा भी निकाल सकते हैं, और वो जमा से जितना ज्यादा निकालते हैं उसी को कहते हैं अधिविकर्ष, और उस पर बैंक वाला ब्याज लेता है क्योंकि वो लोन है, ठीक है। तो बैंक द्वारा लिया जाता है, ठीक है, बैंक द्वारा जो है अधिविकर्ष पर ब्याज क्या होता है, लिया जाता है। बैंक वो लेता है भैया क्योंकि वो लोन पे दिया गया ब्याज है, ठीक है, लिया जाता है। यानी क्या होगा, जब वो बैंक ब्याज ले रहा है तो पीबी में क्या होगा, तो पीबी में होगा माइनस, और इसके लिए जो वर्ड यूज होगा वो होगा डेबिटेड, ठीक। इसके लिए जो वर्ड यूज होगा वो क्या हो, डेबिटेड होगा, ठीक है। ये दोनों ब्याज आपको जो है बढ़िया से पता होना चाहिए। बोलो बात डन है।
ठीक है, चालू घाटे में होता है, घाटे नहीं चालू खाते, ठीक है। हाँ ज्ञानदीप आपने सही बोला, बस खाते की जगह आपने घाटे बोल दिया, ठीक। अब नेक्स्ट बात देखो, ठीक है, अब नेक्स्ट बात समझो यहां पर। अगली बात ये है कि यहां पर जो बैंक द्वारा ब्याज दिया जा रहा है, यहां पे बोला ना बैंक द्वारा दिया गया ब्याज, यानी ये कौन सा ब्याज होगा बताओ, ये इन दोनों में से कौन सा ब्याज होगा, जल्दी से बता दो तो, इसमें इसमें से कौन सा ब्याज होगा। तो बैंक द्वारा दिया जाने वाला ब्याज कौन सा है, दिया जाने वाला ब्याज जो है हमारा जमा पर ब्याज, ठीक है। तो बताओ इसके लिए हम क्या बोलेंगे, बैंक द्वारा दिया गया ब्याज, तो हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, ठीक है। इसके लिए आप इंग्लिश वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है, इसके लिए आप जो इंग्लिश वर्ड यूज कर सकते हो वो कर सकते हो इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक के द्वारा इंटरेस्ट दिया गया, ठीक है, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इसका इंग्लिश हो जाएगा। अब बताओ इसका फर्क क्या पड़ेगा, कहां जुड़ेगा कहां घटेगा, सीबीपीबी में, सीबीपीबी में कहां जुड़ेगा कहां घटेगा, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक कहां जुड़ेगा कहां घटेगा। तो बिल्कुल सही आप लोग बता रहे हो, क्या होगा, पीबी में प्लस होगा क्योंकि बैंक द्वारा दिया गया ब्याज है, मिल रहा है ब्याज, और सीबी में क्या होगा, सीबी में माइनस होगा, परफेक्ट, ठीक है, एकदम बढ़िया हो गया, बात सही है। अब देखो आप लोग के दिमाग खुल गए, एकदम समझ में आ रहा है। नेक्स्ट बात देखो, अगला क्या कहता है, अगला बोलता है कि बैंक द्वारा ग्राहक की ओर से एकत्रित किया गया ब्याज एवं लाभांश। अब इसका मतलब क्या होता है ना कि कभी कभी बैंक हम लोग को एजेंसी संबंधी सेवाएं भी देता है, एजेंसी कार्य करता है बैंक। अब एजेंसी कार्य क्या होता है समझो, एजेंसी कार्य का मतलब होता है ऐसे सारे के सारे कार्य जो बैंक आपके बिहाफ पे करता है। जैसे देखो एजेंट, एजेंट क्या होता है, एजेंट वो लोग होते हैं जो आपकी जगह पे आपके काम करें। जैसे हम बहुत अच्छा एग्जांपल आपको समझा दें कि आप लोग अपने घर में मान लो बड़े भाई बहन हो गए, ठीक है, और आपसे जो है आपके मम्मी या पापा ने आपसे जो है एक गिलास पानी मांगा, आपने बोला कि यार अपने छोटे भाई बहन से कि जाके एक गिलास पानी मम्मी पापा को दे दो, और उसने क्या किया, ठीक है जाके दे दिया। तो आपके जगह पे आपके भाई या बहन ने आपका क्या हुआ, आपका कार्य पूरा किया, मम्मी पापा को एक गिलास पानी दे दिया। तो इस कार्य को हम लोग एजेंसी संबंधी कार्य की तरह कह सकते हैं, यानी आपके जगह पे आपका कार्य अगर कोई और व्यक्ति करता है लेकिन जिम्मेदारी आपकी होती है तो वह एजेंसी संबंधी कार्य कहलाता है, ठीक है, बात समझे। तो बैंक भी इसी तरह क्या करता है, बैंक भी इसी तरह कहता है एजेंसी संबंधी कार्य करता है। जैसे जैसे देखो बिजली का बिल जमा करना हमारी जिम्मेदारी है, अगर हमने बैंक के साथ उसका लिंक करा दिया तो जैसे ही महीना का डेट आएगा बिजली बिल का, जैसे ही बिजली बिल जो है जनरेट होगा, बैंक में से वो पैसा कट के बिजली बिल जमा हो जाएगा, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम लोग फोन वगैरह इंस्टॉलमेंट में लेते हैं, हम अपना जो है लिंक करा देते हैं बैंक का, तो जैसे ही महीना का डेट आता है इंस्टॉलमेंट का ड्यू डेट, अपने आप हमारे बैंक से पैसा कट के इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो जाता है, हमको खुद से पेमेंट नहीं करना पड़ता है। तो इसी तरह के जो क्रियाएं होते हैं, इसी प्रकार के जो कार्य होते हैं ना, उसी को कहते हैं बैंक द्वारा एजेंसी संबंधी कार्य, ठीक है। और इन्हीं कार्यों में एक कार्य ये भी होता है कि बैंक जैसे हमारी तरफ से भुगतान करता है ना, उसी तरह बैंक हमारी तरफ से भुगतान कलेक्ट भी करता है। यानी हमारी जो सैलरी मिलना है वो हमारा बैंक कलेक्ट कर रहा है, सैलरी हमको मिलना था लेकिन मेरा पैसा कौन, मेरा बैंक कलेक्ट कर रहा है मेरी जगह पे, ठीक है। हमने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करके रखा था, उस पैसे पे हमको ब्याज मिलना था, हमारा ब्याज कौन कलेक्ट कर रहा है, बैंक में जा रहा है, हमारा ब्याज बैंक कलेक्ट कर रहा है हमारी जगह पे। हमने कहीं पे पैसा लगा के रखा था, वहां पे हमको क्या करना था, वहां पे हमें जो है वो डिविडेंड मिलना था, लाभांश मिलना था, लेकिन वो पैसा जो है बैंक ने कलेक्ट कर लिया, तो वो भी मेरी जगह से कर रहा है। तो वही बात यहाँ पे लिखा है कि बैंक द्वारा ग्राहक की ओर से, यानी जो बैंक का ग्राहक है उसकी ओर से जो भी ब्याज और लाभांश है वो एकत्रित कर रहा है, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश होगी, ठीक है, ब्याज को हम लोग इंटरेस्ट कहेंगे, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, लाभांश को हम लोग डिविडेंड कहेंगे, ठीक है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, कलेक्टेड बाय बैंक, बस इतने इंग्लिश से काम चल जाएगा। ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर भी लिख सकते हो लेकिन इसकी जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है, इतना से काम चल जाएगा कि बैंक द्वारा ग्राहक की ओर से ब्याज और लाभांश कलेक्ट किया गया। अब जब बैंक जब कलेक्ट कर रहा है तो बताओ सीधे सीधे कहां पे पैसा बढ़ेगा कहां पे पैसा घटा रहेगा, बताओ। बैंक ने कलेक्ट किया ग्राहक की ओर से, कहां पैसा बढ़ा रह गया कहां घटा गया, बता दो जल्दी से, जल्दी बताओ। तो यहां क्या होगा, जल्दी बताओ, यहां पे क्या होगा, बैंक ने ग्राहक की ओर से पैसा कलेक्ट किया है तो क्या होगा, सोच के बताओ, सोच के, ठीक है। बैंक ने जैसे ही ग्राहक की ओर से पैसा कलेक्ट किया तो पैसा कहां बढ़ेगा, बैंक में बढ़ेगा, कलेक्ट किया है ना, सुनो क्या लिखा है, कलेक्टेड, बैंक ने कलेक्ट किया है,
तो पैसा कहां बढ़ेगा, बैंक में बढ़ेगा। तो बैंक में पैसा बढ़ गया, लेकिन ग्राहक को इसके बारे में जानकारी ना होने की वजह से कैश बुक में जो है पैसा घटा रह गया, बैंक में बढ़ गया, यानी पीबी में प्लस हुआ और सीबी में माइनस हुआ। ठीक ठीक है, डन है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रहा है कि बैंक द्वारा लिया गया व्यय, कमीशन और बैंक अधिविकर्ष पर ब्याज। बैंक आपसे ये सब चीजें क्या ले रहा है, लिया गया यानी चार्ज कर रहा है। ठीक है, तो क्या क्या चार्ज कर रहा है, व्यय, व्यय को कहते हैं, बैंक व्यय को कहते हैं बैंक चार्जेस, बैंक व्यय को क्या कहते हैं, बैंक चार्जेस। कमीशन भी ले सकता है बैंक, तो बैंक कोई कमीशन लेता है तो उसको हम कमीशन लिख देते हैं, बैंक कमीशन। ठीक है, बस हम कमीशन लिख दे रहे हैं तो समझ लेना, कमीशन। या फिर बैंक जो है इंटरेस्ट ऑन डिविड जो है ओवरड्राफ्ट भी लेता है। ठीक है, एंड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इनमें से कुछ भी बैंक वाला आपसे पैसा ले सकता है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। तो अभी हमने बताया था कि अधिविकर्ष पर ब्याज बैंक क्या करता है, काटता है। ठीक है, उसी तरह बैंक चार्जेस भी बैंक क्या करता है, काटता है। बैंक चार्जेस मतलब ऐसा समझो कि बैंक हमारे तो से बहुत सा काम कर रहा है ना, तो क्या फ्री में कर देगा? दुनिया में कोई भी आदमी कोई भी कार्य फ्री में कर रहा है क्या? सबके पीछे कुछ ना कुछ उसका फायदा जुड़ा है। फ्री में कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसके पीछे फायदा है जरूर। ठीक है, बात समझे? तो यहां पर यही समझ लेना कि बैंक जो है ना, बैंक जो है आपका अधिविकर्ष पर ब्याज जो है या फिर जो आपका बैंक चार्जेस जो ले रहा है वो क्यों ले रहा है, इसीलिए ले रहा है क्योंकि बैंक आपकी तरफ से बहुत से काम कर रहा है। इसीलिए देखो ना, सालाना आपका पैसा बैंक वाला कुछ ना कुछ काट लेता है, आता है मैसेज अचानक, हर साल में कुछ ना कुछ पैसा बैंक वाला काट लेता है, वो क्या होता है, वही बैंक चार्जेस होता है। समझे, वही बैंक चार्जेस होता है। तो बैंक चार्जेस, कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज्ड बाय बैंक, चार्ज्ड बाय बैंक यानी बैंक ने उसको चार्ज किया, काट लिया। ठीक है, चार्ज्ड बाय बैंक। अब बताओ इसका क्या होगा नरेश, वो कहां पे जुड़ेगा कहां पे घटेगा, बताओ सीबीपीबी में इसका क्या फर्क पड़ेगा, कहां जुड़ेगा कहां घटेगा? जल्दी से बताओ, कहां जुड़ेगा कहां घटेगा, जल्दी से बताओ। बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो। पीबी माइनस सीबी प्लस बाय सर, मैं लेक्चर कल देख लूंगा, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं राजेश सिंह सर, फ्री में करना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल। कोई भी काम फ्री में करोगे ना, फ्री की इज्जत जो है एकदम बेकार है। अगर किसी भी चीज में थोड़ा सा भी अगर पैसा ले लो तो उसकी इज्जत उस पैसे के अकॉर्डिंग बढ़ जाता है। भारत में खासकर ये सोच है, कोई चीज बहुत सस्ता है या फ्री है तो उसको हमेशा लोग बेकार समझते हैं, हमेशा बेकार समझते हैं, भले वो कितनी भी अच्छी क्वालिटी पे दे। ठीक है, और अगर वही चीज जो है बेकार भी रहे लेकिन अगर उसकी कीमत बहुत ज्यादा है तो लोगों के मन में ये थॉट चलता है यार इतना महंगा है मतलब अच्छा होगा जरूर, अपने मन से सोच लेते हैं इतना महंगा है, कुछ ना कुछ तो उसके पीछे कारण होगा, कोई ना कोई कारण होगा इसलिए महंगा है यानी अच्छा होगा। तो इसी तरह से कभी कभी क्या होता है ना, कीमत बढ़ा के ब्रांडिंग कर दी जाती है किसी चीज का, कभी कभी किसी चीज का बेफिजूल कीमत बढ़ा के उसकी ब्रांडिंग कर दी जाती है। कीमत बढ़ गया तो लोगों के मन में ये बात आ गया, अरे यार बढ़ी हुई कीमत है, प्रीमियम चीज होगा। ठीक है, अमीरों का चीज है, प्रीमियम चीज है, तो उसकी ब्रांडिंग हो जाती है। तो यहां पर क्या है कि हमारा जब ये सारी चीजें बैंक चार्ज कर रहा है तो आप लोगों ने सही बोला कि पीबी में माइनस होगा क्योंकि बैंक काट रहा है, बैंक पैसा ले रहा है, तो बैंक चार्ज कर रहा है तो पीबी में माइनस होगा और सीबी में क्या होगा, प्लस होगा, बैंक में घटेगा और कैश बुक में बढ़ेगा। ठीक, ठीक है सर, आप मेरा आंसर नहीं देखते हैं, ऐसा नहीं है साक्षी, बिल्कुल देखते हैं, क्यों नहीं देखते हैं, सबका आंसर देख रहे हैं, सबका आंसर देख रहे हैं। सर मैं किसी का काम फ्री में नहीं करती, प्रीतम कुमारी अच्छी बात है। ठीक है, सुन लो, ठीक है, काफी लेट में लेकिन आ गए जल्दी बाहर। ठीक है अब अगला बात देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि बैंक द्वारा सीधे, सॉरी, ग्राहक द्वारा सीधे बैंक के खाते में जमा कराई गई धनराशि। अब क्या है, आप एक बिजनेसमैन हो, आपको बहुत लोग से पैसा लेन देन चलता रहता है, समझे, आप एक बिजनेसमैन हो और आपका क्या होता है, बहुत लोग से पैसा लेन देन चलता रहता है, कभी इससे पैसा लेना है, कभी उसको पैसा देना है, कभी इससे पैसा लेना है, कभी उसको पैसा देना है, ऐसा चलता रहता है रेगुलर बिजनेस में। अब ऐसे कंडीशन में जहां पे आपको पैसा लेना था वो पैसा आपका सीधे बैंक अकाउंट में कोई ले जाके जमा कर दिया। कभी कभी होता है ना कि आपको बोलेगा कि आपको कोई बोलेगा आप हमसे 2,000 रुपया सीधे अपने अकाउंट में ले लो, हमको 2,000 कैश दे दो, तो सीधे आपके अकाउंट में कोई पैसा जमा कर देता है। उसी तरह कभी कभी क्या होता है कि आपको कैश में पैसा ना दे करके हम ऑनलाइन कर दें, होता है ना, कैश ना दे करके, आजकल तो ज्यादा होता है, कैश ना दे करके ऑनलाइन कर दें, हर जगह यूपीआई चल रहा है तो ऑनलाइन कर दे, तो जहां पैसा हाथों हाथ कैश मिलाता है वो सीधे बैंक के
ग्राहक मतलब खाते में चला जा रहा है, ठीक है, वही बात है। तो यही यहां पर बोला है कि सीधे ग्राहक द्वारा सीधे बैंक के खाते में जमा कराया जाना, यानी डायरेक्ट डिपॉजिट, ठीक है, डायरेक्ट डिपॉजिटेड, ठीक है, बाय कस्टमर, ठीक है, डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, यानी बैंक में जो है सीधे जमा करना, ठीक है, ग्राहक द्वारा सीधे जमा करना, ऐसे बोल सकते हो, ठीक। अब इससे बताओ क्या होगा, इससे कहां जुड़ेगा कहां घटेगा सीबीपीबी में, बताओ बताओ, इससे कहां जुड़ेगा कहां घटेगा, जल्दी बताओ। सर मुझे आनंद परेशान कर रहा है, आनंद यादव को आनंद ही परेशान कर रहा है मेरे, यार ये क्या है आनंद को आनंद कैसे परेशान कर सकता है, ठीक है, बिल्कुल सही, सब लोग एकदम सही बता रहे हो, ठीक, एकदम सही है भाई, एकदम बढ़िया है। और इसमें हम बता दे रहे, नाम बोल दे रहे, वरना साक्षी बोलेंगे कि आप कि बैंक में सीधे जमा हो रहा है। साक्षी सबसे पहले बोली है सीबी माइनस पीबी प्लस होगा, ठीक है, तो साक्षी ने जो है सबसे पहले बोला है, डन है। तो क्या होना है आपका, ये बात समझो कि बैंक में सीधे जमा हो रहा है, यानी बैंक में बढ़ेगा, यानी पीबी में क्या होगा, प्लस में होगा, और सीबी में हमारा क्या होगा, माइनस में होगा, ठीक है, हो गया बात बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट बोल है बैंक द्वारा ग्राहक की ओर से किया गया कोई भुगतान। हमने बताया था ना, बैंक ने एजेंसी कार्य करता है, तो बैंक बहुत से भुगतान करता है, जैसे बैंक बीमा प्रीमियम का भुगतान कर दिया, जैसे बैंक ने बिजली का बिल का भुगतान कर दिया, जैसे बैंक ने किसी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दिया, ऐसा करके कोई भी भुगतान बैंक द्वारा होता रहता है जब आप उसके साथ लिंक करा देते हो, ठीक है। तो पेमेंट, ठीक है, पेमेंट पेड बाय बैंक ऐसे कर लो, जैसे यहां पे किसी का भी नाम हो सकता है पेमेंट में, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, या फिर किसी भी चीज का पेमेंट पेड बाय बैंक ऐसे करके होगा, तो पेड बाय बैंक हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे एक्सपेंसेस ही लिख देते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा पेमेंट से जगह, ठीक है, एक्सपेंसेस पेड बाय बैंक, कोई भी एक्सपेंसेस होगा, ठीक है, एक्सपेंसेस पेड बाय बैंक, तो जिस भी खर्चे को बैंक जो है पेमेंट करेगा वहां पे कोई भी नाम हो जाएगा, ठीक है, जैसे बीमा का किस्त, देखो यहाँ पे बोला ना, बीमा का किस्त हो गया, किराया हो गया सब, तो जिसका भी पेमेंट होगा वहां पे एक्सपेंसेस या नाम लिख दो, पेड बाय बैंक हो जाएगा। अब बताओ इसका क्या होगा, कहां जुड़ेगा कहां घटेगा, कहां जुड़ेगा कहां घटेगा बता दो सर जी मैं तो आपका क्वेश्चन पढ़ता ही आंसर दे दिया था, लेकिन आप बोल रहे हो कि साक्षी सबसे पहले, अरे यार हम देखे नहीं ना गुलशनवार, हो सकता है आप उससे पहले ही दे दिए हो, हम जो है जहाँ से मतलब कमेंट्स पढ़ना स्टार्ट किए वहां पे साक्षी का नाम पहले था, ठीक है। काहे आप लोग ये सब चीजों के लिए परेशान हो यार, सही आंसर देने से बस मतलब है, नाम पहले देने से क्या मतलब है ना बात, नाम के पहले होने से मतलब नहीं, सही आंसर दे रहे हो ये अच्छी बात है, और सब अच्छा दे रहे हो, ठीक, हो गया, बता दो। तो यहां पर ये बता दो कि बैंक द्वारा ग्राहक की ओर से किया गया कोई भुगतान क्या होगा इसका, बैंक जब ग्राहक की ओर से कोई भुगतान करेंगे तो बैंक करेगा भुगतान, तो बैंक में कम होगा यानी पीबी में माइनस, और यहां पर क्या होगा, सीबी में प्लस हो जाएगा, ठीक। चलो यहां तक समझ में आया। अब यहां तक जब समझ में आया तो हम फाइनली पूछ ही लेते हैं कितने बच्चों को समझ में आ गया, फिर इसके बाद ये दोनों भी समझाते हैं, तो के बाद हाँ जो है 87% बच्चों को समझ में आया, 13% बच्चों को नहीं समझ में आया, यानी डाउट तो है, डाउट में क्या है देख लेते हैं, ठीक है ज्यादा आ गया क्या आ गया, ज्यादा हम आगे आ गए, पहले ही पूछ लेना चाहिए था। सर इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक में क्या होगा, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, राहुल वशिष्ठ, इसका मतलब ये हुआ ना कि बैंक ने आपको जमा पर, जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हो ना, तो बैंक वाला ब्याज नहीं देता है आपके पैसे पे, बस वही है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, यानी बैंक ने आपके जमा पर ब्याज दिया, जैसे बैंक ने आपके जमा पर ब्याज दिया आपका बैंक में पैसा बढ़ जाता है, इसीलिए पासबुक में पैसा बढ़ गया और कैशबुक में पैसा घटा रह गया, यही हुआ है, ठीक है अब आर्यन कश्यप पूछ रहे हैं कि पत्थर में पारस की पाक्षी में, पक्षी में सारस की तिथि में ग्यारस, तिथि में ग्यारस की बात ही कुछ और है, ग्यारस क्या होता है यार, तिथि में ग्यारस कौन सा तिथि होता है, ग्यारस की बात ही कुछ और है, दुनिया में भारत की, भारत में यूपी की, यूपी में बनारस की बात ही कुछ और है, वाह क्या बात, सब सही था, बहुत बढ़िया था, लेकिन ये ग्यारस क्या होता है, ग्यारस करके कोई सब तिथि होता है क्या, 11 होता है ग्यारस नहीं होता है, तो बड़ी पंचमेल खिचड़ी जिसको बोला जाता था, 11 को ही बोलते हैं, हाँ ग्यारस लेकिन नहीं बोलते हैं, बोला जाता है क्या कि बिल पर दी गई छूट,
जिसका लेखा रोकड़ बही में ना किया गया हो। अब ये क्या है, बिल पर दी गई छूट जिसका लेखा रोकड़ बही में ना किया गया हो। अब ये होता क्या है, तो देखो एक होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बीआरएस, जिसके चैप्टर आपके आगे हैं, जिसको आपको पढ़ना भी नहीं है, सिलेबस में नहीं है, ठीक है, वो सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी के सिलेबस के बाहर का है, ठीक बात। तो यहां पर आप जब जानोगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो जब आप बैंक से उसको डिस्काउंट करा सकते हो, भुना सकते हो, तो बैंक वाला उसका जो पूरा पैसा नहीं देता बल्कि कुछ पैसा काट करके आपको देता है। तो बैंक आपको कुछ पैसा काट करके देता है, यानी बैंक में कुछ कमी होता है पैसा में। तो यही बात आपको समझना है कि क्या है, बिल पर दी गई छूट को जो है जिसका लेखा रोकड़ पुस्तक में नहीं आया होगा, तो लिखोगे डिस्काउंट ऑन बिल, ठीक है, डिस्काउंट ऑन बिल नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है, नॉट रिकॉर्डेड इन, कहां पे नहीं लिखा गया, बैंक रोकड़ बही में, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, यानी बिल कर छूट का लेखा जो है कैश बुक में नहीं लिखा गया। तो इसका प्रभाव कहां पड़ेगा, अब बिल पर छूट क्या होता है, बैंक में पैसा घट जाता है, हम यही बता देते हैं इसका। बिल पर जब छूट दिया जाता है तो बैंक क्या करता है, पूरा पैसा नहीं देता, पैसा काट करके देता है, यानी बैंक में पैसा घटा रहता है। तो पासबुक में क्या होगा, वो पैसा बढ़ा जाएगा, बढ़ के लिखा जाएगा, ठीक है, ये बात हो जाएगा। और इसके बाद लास्ट देखो, इसके बाद जो है अगला हमारा 13वां लोग बोला है विनिमय पत्र, हुंडी, चेक, जो संग्रह के लिए बैंक भेजे गए थे किंतु अप्रतिष्ठित हो गए। तो ऐसा लेखा आपने ऊपर कर ही लिया, चेक सेंट टू द बैंक फॉर बट नॉट डिसऑनर्ड, चेक सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड, ऐसा था ना, नॉट डिसऑनर्ड हमने बोल दिया, चेक सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड, कहां देखे थे हम लोग, ये देखे थे ना, देखो चेक सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड, जो यहां पे था ना, चेक संग्रह के लिए बैंक भेजा किंतु तिरस्कृत हो गया, सेम यही बात यहां पर भी लिखा हुआ है, ठीक है, सेम यही बात यहां पर लिखा हुआ, तो वही सेम टू सेम बात है, इसका अलग से कोई मतलब नहीं है कि देखो चेक जो संग्रह के लिए बैंक भेजा गया था अप्रतिष्ठित हो गए, तिरस्कृत, अप्रतिष्ठित, अनादरण, सब एक ही मतलब होता है, ठीक है, तो सेम वही बात है। लेकिन चेक से पहले आपको कुछ और भी वर्ड मिल रहा है, हुंडी मिल रहा है, विनिमय पत्र मिल रहा है, तो ऐसी कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो विनिमय पत्र जैसे होती हैं, जैसे हमारे हुंडी होती है, जैसे हमारा चेक होता है, जैसे हमारा बैंक ड्राफ्ट होता है, अच्छा हालांकि बैंक ड्राफ्ट कभी डिसऑनर नहीं होता है, इसलिए बैंक ड्राफ्ट का नाम इसमें नहीं आना चाहिए, तो ये सारी की सारी जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये अगर अनादृत हो जाती है, जैसे प्रतिज्ञा पत्र भी एक होता है, इसमें प्रतिज्ञा पत्र नहीं है, तो ये सब अनादृत हो जाते हैं, तो तरीका सिमिलर ही है, सेम वही नरेशन और सेम वही बात, तो इसीलिए अगर इसको छोड़ भी दो तो कोई फर्क ना पड़े, आप खुद बता दो कहां पे जुड़ेगा कहां पे घटेगा। बोला गया ना कलेक्शन के लिए भेजा गया लेकिन कलेक्ट नहीं हुआ, यही इसका मतलब हुआ है, कलेक्शन के लिए भेजा गया लेकिन डिसऑनर्ड हो गया, यानी कलेक्ट नहीं हुआ, तो आप कलेक्शन के लिए जब भेजोगे तो अपने यहाँ बढ़ा दोगे और वहां कलेक्ट नहीं हुआ इसलिए क्या होगा, यहाँ पे घटा रह जाएगा, यही सिंपल सी बात, ठीक है। तो एकदम सिमिलर वैसा ही यहाँ पे बात है, ठीक, तो चलो समझ में आ गया ये सारी की सारी बातें, कहीं पे कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बता दो। चलो भाई ये पूरा सा बात सबको समझ में आ गया, कहीं पे किसी को कोई समस्या नहीं। हाँ अब आपको किसी शब्द का मतलब पूछना है तो पूछ लो, जैसे एक बच्चे ने पूछा विशाल चौधरी, सर हुंडी मतलब क्या होता है, तो हुंडी सुनते ही आपको मुंडी याद आ जाता होगी है ना, बात हुंडी और मुंडी काफी मिलता जुलता है, तो आपको लगता होगा कि ऐसा कुछ बात है क्या, हुंडी कुछ इसी तरह का कुछ होता है क्या, ठीक है। और हुंडी से बहुत लोगों को हांडी भी याद आ जाती होगी, गैस गैस पे चूल्हे पे चढ़ाने वाला हांडी, वो भी याद आ जाता होगा। हालांकि हुंडी हांडी और मुंडी ये सब चीजों से इसका कोई लेना देना नहीं है, अलग चीज होता है। देखो होता क्या समझो, सबसे पहले हुंडी को समझने के लिए आपको विनिमय पत्र को समझना पड़ेगा। विनिमय पत्र को हम लोग कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज यानी हमारा विनिमय पत्र, विनिमय विपत्र, ये एक पूरा चैप्टर हुआ करता था, आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। इसी को शॉर्टकट में जो है बीई कहते हैं, क्या कहते हैं, बीई, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, शॉर्टकट में कहते हैं। अब ये होता है क्या समझो, तो ये एक कागज का टुकड़ा होता है, ठीक है, ये एक कागज का टुकड़ा होता है, स्टाम्प पेपर की तरह, स्टाम्प पेपर ही होता है, मतलब मान लो स्टाम्प पे लिखा जाता है, जो होता है ना स्टाम्प पेपर पे सारे वादे वादे लिखे जाते हैं, सारे के सारे कानूनी जो वादे होते हैं स्टाम्प पेपर पे होते हैं ना पीछे, तो ये भी क्या है, कागज का टुकड़ा है, स्टाम्प पेपर है, जिसमें क्या होता है, जिसमें एक उचित मूल्य का टिकट होता है। जैसे स्टाम्प पेपर होता है उसमें हमेशा जो है आप एक उचित मूल्य का स्टाम्प जरूर लगा रहता है, इसीलिए उसका नाम स्टाम्प पेपर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऐसे ही बना दे रहे हैं, वैसे इसका कोई फॉर्मेट फिक्स नहीं है कि ऐसा ही होगा, हम बस बता देते हैं कि यहाँ ये जो है ना एक स्टाम्प लगा हुआ एक पेपर है, ठीक है, एक स्टाम्प लगा हुआ पेपर है, समझे। जैसे आप स्टाम्प पेपर देखो तो उसमें देखो कभी 5 रुपए, कभी 10 रुपए, कभी 20 रुपए ऐसे करके लिखा रहता है, कभी 100 रुपए, कभी 500 रुपए, जितना बड़ा वादा जितना जरूरी वादा होता है उतना महंगा स्टाम्प रहता है, उतने महंगे का, ठीक है। तो उसी तरह क्या, जिसमें एक उचित मूल्य का जो है, एक उचित मूल्य का जिसपे टिकट लगा रहता है। अब उसपे होता क्या, उसमें होता है 2 पक्ष, ठीक है, मेनली 2 पक्ष होते हैं, बोलते हैं होते हैं टोटल 3 पक्षकार, लेकिन आप समझना
इसमें होता है एक क्या है, विक्रेता। कौन होता है, विक्रेता। विक्रेता कौन होता है, जो माल बेचता है। और एक होता है क्रेता। क्रेता कौन होता है, जो माल खरीदता है। ठीक है, लेकिन क्रेता और विक्रेता जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उधार सौदा करके। वो क्रेता और विक्रेता कैसे होते हैं, उधार वाले, यानी उधार लेन देन पे इसका यूज होता है। उधार लेन देन तब होगा जब होगा तभी इसका बात आएगा। नगद में कोई जरूरत ही नहीं भाई, नगद में तो हाथों हाथ पैसा दे दिया, बात खत्म। उधार होगा तब इसका बात आएगा। और उधार जब होगा तो हम जिस व्यक्ति को उधार बेच रहे हैं, हमको लग रहा है संशय, भाई इस व्यक्ति को देंगे रफू चक्कर हो जाएगा, पैसा नहीं देने वाला है। ठीक है, आपको डाउट हो रहा है कि इसको बेचना नहीं चाहिए उधार। अगर बेच रहे हैं तो क्या है, दिक्कत है। तो आप करोगे क्या, आप करोगे ये कि भैया ऐसा करते हैं कि एक स्टाम्प पेपर पे तुमसे लिखवा लेते हैं। ठीक है, या तुम साइन कर दो, हम लिख देते हैं, तो वही बात हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो क्रेता होता है मतलब जो विक्रेता होता है वो इसको लिखता है। क्या लिखता है कि तुम इस प्रपत्र पे लिखी धनराशि का जितने महीने के लिए इसको उधार चाहिए, मतलब मान लो 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने, जितने के लिए भी चाहिए, इतने महीने के पश्चात इस तिथि को हमको दे दोगे, या फिर हम जिसको बोलेंगे उसको दे दोगे, या फिर ये पत्र जिसके पास रहेगा तुम उसको दे दोगे। ठीक है, ये लिखा जाता है और ये व्यक्ति क्या करता है, उस पर सिग्नेचर करके उसको स्वीकार कर लेता है। तो इसी पत्र को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, यही क्या है, यही बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। डन है बात, समझे। तो यानी इसको विक्रेता लिखते हैं। विक्रेता कौन होता है, विक्रेता और ऋणदाता। विक्रेता जो होता है वो ऋणदाता होता है क्योंकि वो उधार माल बेच रहा है। और क्रेता कौन होता है, क्रेता होता है ऋणी होता है। यानी लिखने वाला होता है ऋणदाता, स्वीकार करने वाला ऋणी होता है। ये क्या होता है, ये लेखक होता है क्योंकि लिखता है, तो ये लेखक होता है। और ये क्या होता है, ये उसका स्वीकर्ता होता है जो उसको स्वीकार करता है। ठीक है, डन है बात, समझ में आया ना। बात समझे। तो ये हमारा विनिमय पत्र होता है। ये होता है एक नॉर्मल जो इंटरनेशनली है, मतलब हर देश के लोग इसको इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से स्वीकार होता है। लेकिन भारत में बहुत समय पहले से इसी तरह का एक विधि चलता था। ठीक है, भारत में बहुत समय पहले से इसी तरह का एक विधि चलता था। और उसमें भी क्या होता था, उसमें भी एक कागज के टुकड़े पे यही सारे काम होते थे, यही सारे के सारे काम होते हैं जो इसमें है। ठीक है, तो और उसी को क्या कहते हैं, उसी को हुंडी कहते हैं। सेम टू सेम चीज जो हमारा विनिमय पत्र होता है ना, सेम टू सेम चीज हुंडी भी होता है। बस क्या है, ये भारतीय है। ठीक है, ये भारतीय, बहुत साल वर्षों पहले से भारत में ये चीज चलता था, व्यापारी लोग करते थे। भारत के व्यापारी ज्यादातर मारवाड़ी लोग होते थे। ठीक है, तो इसीलिए उनका भाषा होता था मुड़िया, मारवाड़ी भाषा को मुड़िया कहते हैं। तो ये ज्यादातर हुंडी मुड़िया भाषा में लिखा जाता है, भारतीय भाषा में। और इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता था। इसमें स्पष्टता सारी बातें शुद्ध शुद्ध लिखी रहती थी, सिर्फ राशि जो है अंकों और शब्दों में होता था। यहां पर क्या होता था, यहां पर राशि लिखने का तरीका अलग होता था। यहां पर राशि अंकों और शब्दों में होने के साथ साथ राशि का आधा या दुगना भाग भी लिखा जाता था। जैसे अगर 5,000 मेन राशि है तो उसको लिखा जाता है 5,000 आधा 2,500, ऐसे करके भी लिखा जाता था। या 5,000 दुगना 10,000 ऐसे करके लिखा जाता है। ऐसे लिखने का कारण क्या था कि अगर कोई इसमें हेर फेर करना चाहे तो पकड़ा जाए। 5,000 का दुगना 10,000 जब लिखो, तो अगर 5,000 को तुम 15,000 बनाओगे तो 10,000 को तुमको 30,000 बनाना पड़ेगा। तो यार बहुत सा चीज जगह पे ओवर राइटिंग करना पड़ेगा, तो पकड़े जाओगे। तो ये ज्यादा सुरक्षित तरीके से बनता था। ठीक है, बस ये हिंदी भाषा में होता था और भारत के ही लोकल क्षेत्रों में चलता था। ठीक है, तो ये होता था हुंडी और ये है हमारा क्या, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सेम चीज है, बस ये इंटरनेशनली हर जगह लोग चल रहा है आज, हर जगह सारे जगह काम हो रहा है। और ये जो है एक लोकल क्षेत्र में चलता था। फिलहाल के समय में हुंडी का चलन एकदम बंद हो चुका है, अभी विनिमय पत्र ही ज्यादा चलता है। ठीक बात, डन है, समझ में आ गया। बढ़िया, समझ में आ गया। कहीं पे कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बता दो। चलो भाई, अब जब ये सारी की सारी बातें समझ गए तो अब एक बात और जान लो। ठीक है, ये आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया, तो अब जानते हैं हम लोग बैंक समाधान विवरण पत्र बनाने की विधियां। ये हमारा मेन टॉपिक है आज का। ठीक है, ये हमारा मेन टॉपिक है आज का। और एकदम बढ़िया से समझो, एक ही दिन चारों विधियों को हम समझा देंगे, एक ही दिन चारों विधियों को समझा देंगे। और आज जो समझाएंगे वो आप हमेशा याद रखना, जब तक ये चैप्टर पढ़ना है अच्छे से याद रखना, क्योंकि जैसे जो विधियां स्टार्ट होगा वैसे ही उस नियम से हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जैसे क्या बोला है, बैंक समाधान विवरण बनाने की जो है 4 विधियां हैं। 4 विधियों में से किसी भी एक तरीके से बैंक समाधान विवरण बनता है। जैसे पहला विधि है रोकड़ बही के डेबिट शेष को आधार मानकर। रोकड़ बही का डेबिट शेष को बैलेंस कहते हैं, शेष कहते हैं। यानी इसको कहते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक। इसको क्या कहते हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक से जब क्वेश्चन की शुरुआत हो, ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक जब क्वेश्चन की शुरुआत हो, ये पहली विधि हो गया। दूसरी विधि क्या है, पासबुक के क्रेडिट शेष को आधार मानकर।
पासबुक के क्रेडिट सेल्स को हम लोग बैलेंस कहते हैं, यानी बैलेंस एज पर पासबुक, इसको हम लोग अपना क्वेश्चन की शुरुआत मानते हैं, बेस मानते हैं, बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन की जब शुरुआत हो जाता है, बेस हो जाता है। अगला हमारा जो विधि है तीसरा, रोकड़ बही के अधिविकर्ष यानी क्रेडिट सेल्स के आधार पर, क्रेडिट सेल्स रोकड़ बही का अधिविकर्ष बन जाता है। आप लोग पढ़े हो, समझे हो, डेबिट होता है तो शेष होता है, क्रेडिट होता है तो अधिविकर्ष होता है। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं क्या, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। इसे क्या कहते हैं, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ठीक, बात डन है। और चौथी जो विधि होता है उसे कहते हैं पासबुक के अधिविकर्ष यानी डेबिट सेल्स को आधार मानकर, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, जिसे हम लोग कहते हैं ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो इन चारों में से कोई भी एक विधि से हमारा क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आएगा और आप लोग बड़ी इजीली लगा लोगे। ठीक है, बड़ी इजीली लगा लोगे। चारों विधियों को हम समझाते हैं कि कौन सा विधि होगा तो किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, इन चार में से ठीक है, इन चार में से किसी भी एक विधि से क्वेश्चन की शुरुआत हो सकती है। बात समझ रहे हो, गुलशन अवार समझ लो, ज्यादा बड़ा चीज नहीं बता रहे हैं, हल्का छोटा मोटा चीज है, अभी टाइम है, इतना भी कम टाइम नहीं है, ध्यान से सुनो। ठीक है, बात यहां पर हम बोले कि चार विधियां हैं हमारा क्या, बीआरएस बनाने का, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। इनमें से किसी भी एक तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और जिस तरीके का क्वेश्चन होगा उसी प्रकार से सॉल्यूशन करना है। तो हम चारों विधियों को समझाने के लिए हम पूरे पेज को चार भाग में बांट रहे हैं। ठीक है, चार विधियों को हम समझाने के लिए पूरे पेज को चार भाग में बांट रहे हैं। जैसे सबसे पहली विधि जो है जिसको हम बोल रहे हैं बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, पहली विधि क्या है, बैलेंस एज पर, ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, ये सबसे पहली विधि है जिसका बैलेंस डेबिट होता है, आप लोग जानते ही हो। बैलेंस एज पर कैश बुक यानी जिसका बैलेंस डेबिट होता है, आप लोग जानते हो। जब इस विधि का क्वेश्चन होगा तो देखो हर विधि में सीबीपीबी बनाना होगा, याद रखना क्या करना है, हर विधि में सीबी और पीबी बनने का कॉन्सेप्ट वैसे ही होगा जैसे आप सीखते आ रहे हो, वही सबसे मेन चीज है क्वेश्चन का। वो आप लोग समझ भी गए, बड़ी जल्दी से आप लोग आंसर भी दे दिए। ठीक है, आप लोगों ने समझ भी लिया और बहुत जल्दी जो है आप लोगों ने इसका आंसर भी दे दिया। तो बैलेंस एज पर कैश बुक की बात करते हैं, जो डेबिट होता है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि यहां पर सीबी और पीबी जो बनेगा, ठीक है, यहां सीबी और पीबी जो बनेगा, तो यहां पे जो चीजें घटेगा यहां पे वो चीज जुड़ेगा, यहां पे जो चीज जुड़ेगा वहां पे ये चीज घटेगा, ऐसे करके सीबी पीबी बनेगा ना, ऐसे करके सीबीपीबी बनेगा। तो जैसे ही क्वेश्चन हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक का होगा तो आप क्या करोगे, कैश बुक को कट कर दोगे और सारा का सारा सॉल्यूशन पासबुक के हिसाब से करोगे। बोलो याद रहेगा, ये एकदम फंडा जो है इसको याद कर लोगे। चलो डाउट देख लेते क्या आ गया। चार विधियां हैं, चारों विधियां में से किसी भी एक विधियां का क्वेश्चन आएगा। जैसे कल हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कल हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे। सर एकादशी को 11 कहा जाता है। ठीक है खुशी चौधरी, हमको नहीं पता था 11 कहा जाता है। सर अप्रतिष्ठित का क्या मतलब होता है, अप्रतिष्ठित का मतलब वही होता है डिसऑनर्ड। ठीक है, यानी अनादरित, तिरस्कृत, वही चीज है। जब बैंक वाला आपका जब चेक जो है उसको भुगतान करने से मना कर दे, यानी अप्रतिष्ठित कर दिया। ठीक है, सर सब्सिडरी बुक कब होगा, अरे भाई जो आपने कैश बुक पढ़ा ना वही सब्सिडी बुक था, सब्सिडरी बुक था। ठीक है, कैश बुक पढ़ लिया, बाकी जितनी भी सब्सिडरी बुक है उसको पढ़ना नहीं, उसका केवल आशय जानना है, जो हमने उसी चैप्टर में बता दिया था कि सेल्स बुक जो होता है उसमें उधार विक्रय लिखा जाता है, परचेज बुक जो होता है उसमें उधार क्रय लिखा जाता है, ये बात हमने समझा दिया था। तो उसके बाकी क्वेश्चंस वगैरह नहीं जानना है, बस थ्योरी जानना है। ठीक है, तो हमने पढ़ा दिया। ठीक, चलो अब यहां पर देख लो कि बैलेंस एज पर कैश बुक जो है उसका डेबिट बैलेंस होता है और सीबी जो है, सीबी यहां पे कट गया, पीबी के हिसाब से क्वेश्चन की शुरुआत होगा अगर इस मेथड का क्वेश्चन रहेगा, जो हम लोग कल देखेंगे भी, कल इसके क्वेश्चन देखेंगे भी। अब दूसरा देखो, दूसरा जो विधि है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, बैलेंस एज पर पासबुक, जिसका बैलेंस क्या होता है, जिसका बैलेंस क्रेडिट होता है। ठीक है, अगर इससे हमारे क्वेश्चन की शुरुआत है तो ये जो सीबीपीबी होता है, ठीक है, जो ये सीबीपीबी हमारा होता है, इसमें समझना, आप जानते हो कि अगर यहां कोई चीज घटा है यहां जुड़ेगा, यहां कोई चीज जुड़ा है तो यहां घटेगा। तो ये जो सीबीपीबी होता है, अगर बैलेंस एज पर पासबुक से क्वेश्चन की स्टार्टिंग है तो हमारा पासबुक कट जाएगा और क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैश बुक के हिसाब से होगा, यानी कैश बुक में जुड़ने वाली चीजें जुड़ेगा, पासबुक कैश बुक में घटने वाली चीजें घटेगा। ठीक है,
बैलेंस एज पर पासबुक के समय, और वही बैलेंस एज पर कैशबुक के समय पासबुक के हिसाब से होगा, पासबुक में जुड़ने वाली चीज जुड़ेगा, पासबुक में घटने वाली चीज घटेगा। इस तरह से क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। ठीक, अब इसी तरह ओवरड्राफ्ट में देखो, ये ऊपर बैलेंस की बात है, बैलेंस में जस्ट अपोजिट चलता है, जिसका बैलेंस होगा उसके उल्टा से सॉल्यूशन करना है, जिसका बैलेंस होगा उसके उल्टा से सॉल्यूशन करना है बैलेंस में। ओवरड्राफ्ट में क्या देखो, ओवरड्राफ्ट की बात करो, ओवरड्राफ्ट एज पर, ठीक है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक का बैलेंस होता है क्रेडिट। ठीक है, अगर इससे क्वेश्चन की स्टार्टिंग होगा, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक से क्वेश्चन की स्टार्टिंग होगा, तो जो हमारा सीबीपीबी होता है, ठीक है, जो हमारा सीबीपीबी होता है उसमें क्या होता है, अगर यहां पे घटा तो यहां पे जुड़ा, यहां पे जुड़ा तो यहां पे घटा। ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक से अगर स्टार्टिंग है तो यहां पर जानना क्या होगा कि पासबुक कट जाएगा और कैशबुक से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। बैलेंस में उल्टा, ओवरड्राफ्ट में सीधा, बैलेंस में उल्टा, ओवरड्राफ्ट में सीधा। अगर बैलेंस एज पर कैशबुक है तो पासबुक से सॉल्यूशन, ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक है तो कैशबुक से ही सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरह से याद करना बड़ी इजी होगा, ध्यान रखना। और इसके बाद देखो अगला, अगला बात, अगर ओवरड्राफ्ट एज पर, ठीक है, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है तो क्या होगा बता दो जल्दी से। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है जिसका बैलेंस डेबिट होता है, तो बता दो क्या होगा जल्दी से। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है तो किस कौन कटेगा, किसके हिसाब से सॉल्व होगा क्वेश्चन, सीबीपीबी में। सीबीपीबी की बात किया जाए, यहां घटना, यहां जुड़ना, यहां जुड़ना, यहां घटना, तो किसके हिसाब से सॉल्यूशन होगा। तो जैसे ही ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है तो क्या होगा, कैश बुक कट जाएगा और पासबुक के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि ओवरड्राफ्ट मतलब सीधा सीधा काम। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है तो पासबुक के हिसाब से सॉल्यूशन, बैलेंस एज पर पासबुक है तब कैश बुक के हिसाब से सॉल्यूशन। उसी तरह बैलेंस एज पर कैश बुक है तो पासबुक के हिसाब से सॉल्यूशन उल्टा, लेकिन ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है तो कैश बुक के हिसाब से सॉल्यूशन। ठीक है, एक तरीका यह है जिससे आपको चीजें याद हो जाएगा। दूसरा तरीका यह भी है, बैलेंस के अकॉर्डिंग भी आप समझ सकते हो, ध्यान दो, बैलेंस के अकॉर्डिंग समझ सकते हो ये चीज कि यहां पर आपको डेबिट दिख रहा है और यहां पर आपको डेबिट दिख रहा है, तो जो डेबिट बैलेंस से जब शुरुआत होगा क्वेश्चन की शुरुआत जहां ही डेबिट बैलेंस से होगा तो पासबुक के हिसाब से सॉल्यूशन हो रहा है। देखो यहां भी पासबुक के हिसाब से सॉल्यूशन, यहां भी पासबुक के हिसाब से सॉल्यूशन, यहां भी पासबुक, यहां भी पासबुक, पासबुक के हिसाब से सॉल्यूशन हो रहा है। और यहां पर भी देखो क्रेडिट है और यहां भी देखो क्रेडिट है, जब क्रेडिट से बैलेंस की शुरुआत होगा तो कैशबुक के हिसाब से सॉल्यूशन होगा। यहां भी कैशबुक है, यहां भी कैशबुक है, सी फॉर क्रेडिट, सी फॉर कैशबुक, सी फॉर क्रेडिट, सी फॉर कैशबुक, ऐसे भी याद कर सकते हो। हमने दो दो तरीका बताया, आप जो भी तरीके से याद करना पसंद करो, आपको यह समझ में आ जाएगा कि किस चीज से हमें शुरुआत करना है। ठीक है, सॉल्यूशन मतलब हमें किस चीज से करना है, जिस चीज से क्वेश्चन का शुरुआत होगा उसके हिसाब से हमें सॉल्यूशन भी लेकर के चलना है। अगर हमारे क्वेश्चन की शुरुआत है बैलेंस एज पर कैशबुक से तो हम लोग पासबुक से सॉल्यूशन करेंगे। अगर हमारे क्वेश्चन की शुरुआत है बैलेंस एज पर पासबुक से तो हम लोग कैशबुक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर हमारे क्वेश्चन की शुरुआत है ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक से तो हम लोग कैशबुक से क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। अगर हमारी क्वेश्चन की शुरुआत ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक से है तो हम लोग पासबुक से सॉल्यूशन करेंगे। बोलो ये बात याद हो गया अच्छे से, एकदम बढ़िया से याद हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बता दो। हमने दो दो तीन तीन तरीका आपको समझा दिया चीजों को समझने का, शॉर्टकट भी ट्रिक से, कि बैलेंस उल्टा, ओवरड्राफ्ट सीधा। ठीक है, साथ ही साथ इसके अकॉर्डिंग भी डेबिट डेबिट तो पासबुक, क्रेडिट क्रेडिट तो कैशबुक। डन है, कोई दिक्कत नहीं, चलो देख लेते हैं यहां तक सबको समझ में आया ना। ठीक है, यहाँ बड़ी तेजी से एक हम रहे हैं इस समय, ठीक है, लाइव है और हम जो है यहाँ पर जो है पढ़ा रहे हैं आप लोग को ऐप पर। तो एक मेरा क्लोन भी तैयार है, वो पढ़ा रहा है, देख लो पढ़ के बताना अच्छा पढ़ा रहा है कि नहीं क्लोन, या कुछ गलत पढ़ा रहा है, कुछ बेकार पढ़ा रहा है, बता देना। मजा आ रहा है कि नहीं क्लोन के पढ़ाने में। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है, वो होता है ये ना, वो प्रीमियर है, ठीक है। तो प्रीमियर में होता क्या है कि जो चीज़ें रिकॉर्डेड होता है उसे भी एज ए लाइव, एक लाइव का ही मतलब फीलिंग देता है और वो प्रीमियर के तौर पे लग जाता है, इससे लगता है जैसे वो भी लाइव चल रहा है। तो यहाँ पर हम तो एक्चुअल में हम हैं लाइव और वहाँ पे मेरा रिकॉर्डेड वर्जन है लाइव, ठीक है। तो ये है बात, समझ में आए? तो क्लोन वगैरह कुछ नहीं है, ठीक, हो गया बात, चलो ठीक है। वाईटी पे रिकॉर्डेड हो रहा है, हाँ तो क्यों नहीं आ रहा है, आप एक बार जो है ऑन ऑफ करके देख लेना। पोल नहीं खुल रहा है सर जी, गौतम कुमार, जहाँ दो लोगों का पोल का प्रॉब्लम है, ऑन ऑफ करके देखो हो जाएगा, ठीक है।
मतलब ऑन ऑफ करने का मतलब कि आप ऐप को जो है एक बार पूरा क्लोज कर दो, दोबारा से ऐप ऑन करो तो आपका जो है काम करने लगेगा। ठीक है, चलो, तो यहां तक बातें हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक छोटा सा बात आपको और समझाना है। ठीक है, बात यहां पर छोटा सा ये है कि आप लोगों ने ये मेथड जान लिया कि हम लोग 4 मेथड से क्वेश्चन को जो है सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट हम ये भी लिख दे रहे हैं कि भैया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहाँ लिखे, यहाँ पे तो जगह नहीं, बस ये जान लेना कि ये स्लाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, सबको एकदम अच्छे से समझ में आना चाहिए, याद रहनी चाहिए। ठीक है, एक छोटी सी बात आपको और थोड़ा सा समझा दें हम, कि जैसे आप लोग जान गए हो कि हमारे क्वेश्चन 4 तरीके से सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, 4 तरीके से क्वेश्चन के सॉल्व हो रहे हैं। एक पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका और चौथा तरीका। 4 तरीके से हमारे क्वेश्चन के जो है सॉल्यूशन चल रहे हैं, है ना बात। जैसे हमारा क्वेश्चन जो चल रहा है, सबसे पहले चल रहा है बैलेंस एज पर कैश बुक। ऐसा कोई क्वेश्चन हो सकता है, आप जान गए हो 4 मेथड होते हैं ना। ये हो गया बैलेंस एज पर बैलेंस एज पर कैश बुक का मेथड। ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक का मेथड जो डेबिट बैलेंस होता है। दूसरा मैथ होता है बैलेंस एज पर, ठीक है, बैलेंस एज पर पासबुक बैलेंस एज पर पासबुक, इसका मेथड। ठीक, और हमारा जो है ये हो गया भाई बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, फिर हमारा हो गया ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, और फिर हमारा हो गया ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ठीक है, इस तरीके से हमारे जो है चलने वाले चीजें। ठीक है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक होता है क्रेडिट, और ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक होता है डेबिट। ठीक है, ये 4 मेथड आप लोग जानते हो। ठीक है, अब भाई इससे क्वेश्चन की शुरुआत होती है, लेकिन इनसे जब क्वेश्चन की शुरुआत होती है तो इनका आंसर किस में आता है ये भी आपको समझना है, क्योंकि हम लोग मिलान कर रहे हैं ना। इससे शुरुआत होती है, अंत कहां पे होगा, किससे मिलेगा। तो देखो, अगर हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरुआत है तो इसका मिलान जानते हो किससे होगा, इसका मिलान होगा बैलेंस एज पर पासबुक से। ठीक है, इसका मिलान किससे होगा, बैलेंस एज पर पासबुक से। समझ में आया, डेबिट से शुरू होगा, क्रेडिट पे हमारा मिलान होके चलेगा। ठीक, बोलो समझ में आया कि नहीं। हमारा जो है, अगर हमारे क्वेश्चन की शुरुआत होती है बैलेंस एज पर कैश बुक से तो उसका मिलान होगा बैलेंस एज पर पासबुक, हमेशा पासबुक के साथ मिलान होगा। उसी तरह यहां पे अगर क्वेश्चन की शुरुआत बैलेंस एज पर पासबुक से होता है तो उसका मिलान होगा बैलेंस एज पर कैश बुक से। यानी जस्ट अपने उल्टा से इसका मिलान होता है। और आपको पता ही नहीं कि कैश बुक और पासबुक का ही तो मिलान कर रहे हैं यहाँ पे। किसका मिलान कर रहे हैं भाई, कैश बुक पासबुक का। तो बैलेंस एज पर पासबुक, सॉरी बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक से इसका मिलान होगा। ठीक, अब बता दो इसका मिलान किससे होगा, जल्दी से बताओ तो आप लोग खुद। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक का मिलान किससे होगा, बताओ। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक का मिलान किससे होगा, बता दो जल्दी से, बोलो बोलो। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक का मिलान किससे होगा। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक का मिलान किससे होगा, पूरा पूरा बताओ पूरा। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक का मिलान किससे होगा, तो भाई इसका मिलान होगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक से। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक से इसका मिलान होगा। ठीक है, एज पर पासबुक, इससे मिलान होगा इसका। ठीक है, बात समझे। और अगर हमारा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक की बात किया जाए तो इसका मिलान किससे होगा, तो इसका मिलान होगा ओवरड्राफ्ट एज पर, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ठीक है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, इससे मिलान होगा। ठीक, डन है, समझ में आया। समझ में आया, क्यों सर, भाई पासबुक और कैशबुक का आपस में मिलान हो रहा है ना। तो अगर हम कैशबुक से स्टार्ट किए तो पासबुक से मिलेगा, अगर हम पासबुक से स्टार्ट किए तो कैशबुक से मिलेगा। ठीक, अगर हम लोग कैशबुक से स्टार्ट किए तो पासबुक में मिलेगा, अगर हम लोग पासबुक से स्टार्ट किए तो कैशबुक में मिलेगा। भाई मतलब ही क्या है, मिलान कर रहे हैं ना कैशबुक पासबुक का, तो बस इसीलिए।
ठीक है, हो गया बात, आ गया समझ में, हो गया बात, चलो डन है, ठीक है, ठीक। तो हम लोग जो है आज की क्लास यहीं तक छोड़ते हैं। अब कल की क्लास में हम कुछ बातें आपको और बताएंगे। फिलहाल लेकिन आज की क्लास आपको क्या करना है, रिवाइज कर लेना। होमवर्क हम यही दे रहे हैं कि रिवाइज कर लेना ताकि रूल्स रेगुलेशन पता रहे, ठीक है। रिवीजन करना है आज की क्लास का, रिवीजन करना है और याद करना है। जो आज की बात बताया गया वो याद रहे, समझ में आ रहा है, ठीक है। हम याद करना है बोल दिया, लेकिन समझ में आया रहे, इसलिए रिवीजन करोगे तो ज्यादा चीजें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो होमवर्क यही है। कल की क्लास में इसका जो है न्यूमेरिकल से स्टार्ट होगा, फटाफट फटाफट। अब आगे